हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि सामाजिकता होती क्या है, समाज क्या है। मानवों का, जनता का वह समूह या इंसानों का वह समूह जिसके उद्देश्य सिमिलर हों, क्या कहलाता है? समाज कहलाता है, सामाजिकता कहलाती है। इसमें आप ये ध्यान रखें कि उद्देश्य सबके सेम होने ही चाहिए, तभी वो समाज बनता है। जैसे हिंसक समाज है, सभ्य समाज है, सिमिलर संस्कृति समाज है, तानाशाही समाज है। जिनके उद्देश्य एक जैसे होंगे, समाज उसी प्रकार का होगा। हम एक सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज का एक उदाहरण है। सामाजिकता की बात हमने की, समाज में जो भी गतिविधियां होती हैं वो सामाजिकता के तहत ही होती हैं। न्याय की बात करें तो न्याय किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें नियमों का निर्धारण पूर्व में ही हो चुका होता है और उन नियमों की पालना करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक परिवार है, उस परिवार में जो लेट नाइट आएगा तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था होगी या फिर उसको रीजन बताना होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो पेरेंट्स उसके लिए अलग अलग प्रकार के दंड रखते हैं। मानसिक दंड है, शारीरिक दंड है, विद्यालय में भी दंड की व्यवस्था है। तो ये सारा सिस्टम अगर देखें तो वो जब भी रूल्स को ब्रेक करेंगे तो उसके न्याय वापस स्थापित करने के लिए या एक आइडियल पेश करने के लिए, एक आइडिया या यूं कहें एक प्रतिबिंब सेट करने के लिए कि हाँ इसके ऐसे करने पर ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, बाकी लोगों में समझ स्थापित करने के लिए दंड की व्यवस्था बहुत अनिवार्य है। तो सिस्टम से बाहर जाने वाले व्यक्ति के लिए सिस्टम को अंदर लाने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, न्याय व्यवस्था कहलाती है। अलग अलग कालों में ये न्याय व्यवस्था अलग अलग रही है। जैसे प्राचीन भारतीय व्यवस्था की बात करें तो न्याय का संबंध धर्म से था। वह व्यवस्था जो धर्म कहता है, आपने देखा होगा बहुत साल पहले जब हम देखते हैं भारतीय प्राचीन ग्रंथों को, तो उसमें धर्म की व्याख्या बहुत सूक्ष्म है। उन्होंने कहा कि जो अंतरात्मा कहती है वो क्या है? धर्म है। सही गलत क्या है, ये सारा उसमें उल्लेख किया गया है। तो हमने दोनों शब्दों को देखा। सामाजिक वे व्यवस्थाएं जो समाज में स्थापित हैं, जिनमें हम लोकलाज भी कहते हैं, सामाजिकता भी कहते हैं, सांसारिक जीवन के बंधन भी कहते हैं, समाज के रूल रेगुलेशन भी कहते हैं। एक सभ्य समाज में कॉमन सी बात है, वस्त्र शालीन पहनने हैं, भाषा शैली सुसभ्य होनी है, छोटे बड़े का मान सम्मान है, महिलाओं का मान सम्मान है। ये सब सामाजिक गतिविधियां हैं। और न्याय हमने अभी पता ही किया है कि नियमों के विरुद्ध जाने वाले को वापस नियमों के अंदर लाना क्या कहलाता है? न्याय व्यवस्था का एक प्रारूप है। अब हम दोनों शब्द पढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? समाज में वे व्यवस्थाएं जो समाज में बराबर होने में बाध्य लाती हैं। जैसे समाज हमारा एक है, सभी व्यक्ति एक हैं, सबके ब्लड एक जैसे हैं, भगवान ने बनाया सबको एक जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकलाप हैं, कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उन्होंने हमारे समाज में ऊपर नीचा, ऊंच नीच का भेदभाव स्थापित कर दिया है। अब जो ये भेदभाव आ गया है, इसे कैसे समाप्त किया जाए? क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में बहुत भयंकर स्थिति थी। जातीय विखंडन था, भाषाई विखंडन था, सांप्रदायिक विखंडन है। मैं आज 28 दिसंबर 2020 की यदि बात कर रहा हूं, आज कांग्रेस का हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में 28 दिसंबर को। तो आज की दुनिया में भी अगर हम देखें तो छुआछूत आज भी स्थापित है। हम चाहे व्यवहारिक रूप में नकार नहीं सकते, हम चाहे सैद्धांतिक रूप में कितना भी कर लें कि हमने आरक्षण दे रखा है, संविधान ने आरक्षण दिया है, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, चाहे कितने भी दावे क्यों ना हो जाए, लेकिन रियलिटी यही है कि मॉडर्न सिस्टम में बहुत छोटे मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन भेदभाव जरूर है। अब आप समझें कि आज 2020 में जब ये हालत है तो 1950 में क्या स्थिति रही होगी।
समाज के विखंडनकारी ताकत है, समाज को जो बांटने वाली ताकतें थी, उनका किस प्रकार का बोलबाला रहा होगा, किस प्रकार का वर्चस्व उनका रहा होगा समाज को बांटने के लिए। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सामाजिक न्याय की व्यवस्था की है। भारत के संविधान ने इस पर बहुत जबरदस्त जोर दिया ताकि समाज में जो विखंडनकारी प्रवृत्ति के लोग हैं, समाज में जो नीचे या पिछड़े हुए लोग हैं, दलित समुदाय है, उसका शोषण ना हो सके। जो कुरीतियां हमारे समाज में हैं, उन कुरीतियों को रोककर एक व्यावसायिक क्रम ना हो, एक व्यवहारिक क्रम हो, सबको समान आगे बढ़ने के अवसर मिले। केवल वे ही लोग आगे ना बढ़े जो बिजनेसमैन हो, लाभ कमाने वाले लोग हों, उच्च जाति के लोग हों, ऐसे लोग ही आगे ना बढ़ें। इसके लिए व्यवस्था की गई। इसे ही हमने क्या कहा, सामाजिक न्याय का नाम दिया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने के उचित और समान अवसर मिलें और सभी समाज में हर हिस्से में व्याप्त हो, हर हिस्से में जाने का अधिकार हो, हर तरीके से जाने का अधिकार हो और सभी जातियां बराबर हो जाए। समाज की हर वर्ग, हर पंक्ति, हर लाइन अपने आप को डेवलप करने का पूरा अवसर उसे मिलना चाहिए। इसमें पहला बिंदु है, भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है। उदारवाद का मतलब है नियमों में छूट। नियमों में छूट, नियमों में छूट का मतलब क्या है, उदारवाद, यानी कि सॉफ्टनेस पाई जाती है। कहीं ना कहीं क्या पाई जाती है, सॉफ्टनेस पाई जाती है, नियमों में छूट पाई जाती है। उदार एक प्रकार का दयालु प्रवृत्ति का है, इस प्रकार से हम इसके समझ सकते हैं। उदारवाद एक अलग ही चीज है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। पूरी अवधारणा हमारे उदारवाद की है, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, अगली साल आपके सिलेबस में आएंगे। उदारवाद का मतलब है नियमों में शीतलता, छूट, एक सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलती है। यूरोपीय उदारवाद अलग चीज है। देखो दो चीजें यहां पर आप देखते हैं। पहला सिद्धांतिक पक्ष, जैसे मान लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर की दूरी है, तो ये फिक्स 2 किलोमीटर की दूरी ही होनी चाहिए कि इसके बीच में 2 किलोमीटर की दूरी है और इसे हम नाप सकते हैं। ये सिद्धांतिक पक्ष है। 2 को हमने 2 से जोड़ा तो हमेशा 4 ही आएगा, 3.5 या 4.5 उसमें नहीं आएगा। ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है, हमेशा फिक्स होता है। उसके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं। और सिद्धांत का मतलब होता है H के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो पानी ही बनेगा, H2O ही बनेगा, ये फिक्स है। ये कहलाता है सिद्धांतिक पक्ष। सिद्धांतिक पक्ष हमेशा कठोर होता है और बिल्कुल निश्चित होता है, ना इधर और ना इधर। जबकि वास्तविक और व्यवहारिक पक्ष थोड़ा सा अलग होता है। वास्तविक और व्यवहारिक पक्ष में छूटें होती हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो हम कह सकते हैं कि 3.25 या 4.25 या 4 भी हो सकता है। तो व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर होना चाहिए, ना कि सैद्धांतिक पक्ष पर। सैद्धांतिक पक्ष कब आता है, जब आप विकसित हो जाते हैं, जब परफेक्ट हो जाते हैं, तब सैद्धांतिक पक्ष काम में आता है। जबकि व्यवहारिक पक्ष कब काम आता है, जब फ्लेक्सिबल, इट इज सो डिपेंडेबल ऑल ओवर कंडीशन, यानी कि ये सारी चीजें हमारी स्थिति को देखकर फ्लेक्सिबल रहेंगी, कुछ कभी कठोर होंगी, कभी कुछ लचीली होंगी और फिर सामाजिक न्याय को लाने में प्रयास करेंगी। यदि आपने बहुत ज्यादा कठोर नियम बना दिए तो समाज उनमें फिट नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि समाज ने तो कदम ही उठाया है, अभी तो इसके सामने प्रॉब्लम्स आनी है, अभी संविधान बना ही है, इसको समस्याओं का फेस करना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे कठोर सिद्धांतिक पक्ष को नहीं रख सकते थे। तो यूरोपीय उदारवाद को हमने समर्थन नहीं किया, कठोर सिद्धांतों को हमने नहीं अपनाया, जबकि क्या अपनाया, वास्तविक उदारवाद को अपनाया, जो वास्तविक फ्लेक्सिबल है, समाज के अनुकूल चल सकता है। सामुदायिक जीवन मूल्यों से ऊपर व्यक्ति को मानता है। यह भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने आदर्शवाद रखा, सैद्धांतिक पक्ष रखा, व्यवहारिक पक्ष रखा, परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य, अवधारणाएं, बहुत सारी चीज जोड़ी, लेकिन हमने सबसे ऊपर किसको रखा, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। संविधान, कानून, सब कुछ क्या है, बाद में है। तो ये सब किसके लिए है, व्यक्ति के लिए, ना कि व्यक्ति इनके लिए है। दो चीजें हैं, हम किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम हमारे लिए है, ना कि हम सिस्टम के अनुसार चलेंगे।
आप ये जरूर ध्यान रखना, दो बातें अलग अलग है। सिस्टम को बनाया, सिस्टम से हम चले तो गलत है। सिस्टम हमारे अनुकूल हो, हमारे सार्थक विकास, विकास भी दो प्रकार के, एक तो इतना जबरदस्ती ही प्रेशराइज कर दिया जाए कि रात को 3 बजे उठना है, रात को 10 बजे लेट नाइट सोना है, अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे उठना है और मशीन की तरह भगना है, तो वो चलने वाली बात नहीं है। विकास तो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन शारीरिक विकास के 12 बज जाने वाले हैं, तो ऐसा सिस्टम कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। हाँ, मानव के साथ साथ अगर डेवलप हो तो ज्यादा अच्छी चीज है। यहाँ यही है, समुदाय का जो जीवन के जो मूल्य हैं, हमारे जीवन के जो आदर्श हैं, उन सब के ऊपर क्या है, व्यक्ति है। और आदर्श बदलते रहते हैं, मान्यताएं बदलती रहती हैं, सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन संभव है, समय के साथ परिवर्तन संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम 1950 में इंटरनेट की बात करते, वैसे 50 के दशक में इंटरनेट अमेरिका ने तो बना लिया था, लेकिन भारत में यदि हम बात करते तो एक अजीब सी चीज होती। आज हम वीडियो कॉल की बात करते हैं तो ये बड़ी बात थी उस समय, आज हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वो बड़ी बात थी। तो जितने भी नियम कानून और सिस्टम डेवलप होते हैं वो व्यक्ति के लिए होते हैं, और समय परिवर्तन के साथ साथ इन नियमावलियों में, इन जीवन के मूल्यों में बदलाव होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि ये सब किसके लिए है, मानव के लिए हैं, हमारे लिए हैं, व्यक्ति और समुदाय के लिए हैं। तो ये सब सामाजिकता, इसमें हम बहुत अच्छा एक उदाहरण देख सकते हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान बना तो उस जमाने में यूरोप में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, और उससे पहले भी उस जमाने में हमने महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन व्यवहार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं थी। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, महिलाओं की राय लेना, या यूं कहें घर में एक तरीके से ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वस्तु के रूप में महिलाओं को माना जाता था। 4 दीवारी के अंदर रखना, घर के अंदर का काम करना, किसी भी प्रकार की सहमति ना लेना, ये इस प्रकार का माहौल उस समय था। तो ये सामाजिक न्याय के बिल्कुल विपरीत था। ऐसे में भारत के संविधान ने बराबर के अधिकार महिलाओं को दिए, आगे बढ़ने के अधिकार दिए, और अब तो इतने संशोधन होने के बाद आज वर्तमान में महिला सबल यानी कि नारी सशक्तिकरण एक जबरदस्त मुहिम चल रही है, और आज हम देखते हैं कि महिला पुरुषों से कहीं कम नहीं है। बोर्ड की मेरिट देख लें आप, MBBS IAS की मेरिट देख लें, हर जगह महिलाओं का परचम है। राजस्थान के तो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल महोदय भी महिला ही रही हैं। देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल साहब, जो दादी साहब के नाम से संबोधन उनको किया जाता था, वे भी एक महिला ही रही। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। हमारे समाज में बहुत ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, सामाजिक न्याय पर दिया गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है। ये खाई एक समान तक तो चल सकती है, ये शोषण एक निश्चित लेवल तक तो चल सकता है। जैसे शोषण का स्तर 20% है, लेकिन ये 20 से बढ़कर अगर 50 या 60% होता है तो फिर जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, निम्न श्रेणी के जो जीवन यापन करने वाले लोग, इनका दम घुटने लग जाएगा। फिर ये हिंसक क्रांति पर आएंगे, और फिर वही कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, यानी कि समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं और दोनों में हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष रहता है। निम्न वर्ग क्या करने लग जाएगा, हिंसक संघर्ष करने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस संघर्ष की उत्पत्ति ना हो, समाज में व्यापक समानता स्थापित हो, समाज में सब मिलकर रहे, समाज एकजुट रहे, विखंडनकारी प्रवृत्तियां ना हो, इसीलिए सामाजिक न्याय पर जोर ज्यादा दिया गया है। समाज एक बहुत जबरदस्त मुहिम के साथ आगे बढ़े और एकजुट हमेशा बना रहे। SC ST का आरक्षण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आप जानते हैं हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था 331, 30, 331, 332 और 333 में है। ये लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का उदाहरण 303, 30, 31, 32 और 33 अनुच्छेद से संबंधित है। SC ST के आरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण हमारे देश में सामाजिक न्याय से संबंधित है। इसको ऐसे समझें,
बहुत सारे लोग आरक्षण को गलत तरीके से देखते हैं। आज जर्नल कास्ट के लोग या जो लोग नहीं समझते वो इसका विरोध करते हैं। वास्तव में आरक्षण इसलिए दिया गया, जैसे मान लीजिए हम बात करें कुश्ती की। कुश्ती का एक नियम होता है कि 2 पहलवान होंगे और दोनों समान होने चाहिए, वजन उनका कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक 20 kg का व्यक्ति है और एक 5 kg का व्यक्ति है, क्या इनमें कुश्ती हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो 5 kg वाले को क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया, और आरक्षण से ये बड़ा हो जाएगा, इसका सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा और दोनों के सामाजिक स्तर कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उच्च जाति के लोगों के पास सामाजिक प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, जमीन जायदाद थे और एक सोशल स्टेटस उनके पास हुआ करता था। लेकिन दलितों के पास समाज में रहने का भी ऑप्शन नहीं था, गांव से बाहर रखा जाता था, शादी ब्याह में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता था, बेगार, दास प्रथा जैसे कुरीतियों में जोड़ा गया था। कुल मिला के शोषण के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में आरक्षण उनको समाज में बराबरी की हिस्सेदारी दिलाना है, यानी कि जो उच्च वर्ग है उनके बराबर आने के लिए आरक्षण उसमें क्या है? मददगार है। ये एक प्रकार से विरोधाभास नहीं है। बहुत सारे इसको गलत तरीके से पेश करते हैं। उनका मानना है कि आरक्षण अयोग्यों को आगे बढ़ा रहा है। आप देखें, जिस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं उसी कंडीशन में यदि ये भी रहें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आरक्षण गलत है। लेकिन इनकी कंडीशन बेहतर है, समाज में अच्छी जगह रहते हैं, सामाजिक स्टेटस अच्छा है, किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द नहीं होते, इनके साथ क्या है? उल्टा है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण समाज में समानता स्थापित करने का क्या है? एक प्रोग्राम है, समानता स्थापित करने की एक व्यवस्था है, जिससे हमारे समाज में क्या आएगी? सामाजिक न्याय आने वाली है। अधिकार देने से ही सब संभव नहीं होगा, इसीलिए क्या दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। पहला स्वतंत्रता का, दूसरा समानता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और फिर अंत में संवैधानिक उपचार और संपत्ति का अधिकार। ऐसे करके 7 मूल अधिकार हमारे मूल संविधान में थे। संविधान सभा में इनको देने से समय बहुत सोच समझ कर दिया गया। इनमें से एक मूल अधिकार संविधान से हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार, और उसे 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। अब मूल अधिकार कितने बचे? 6। जब ये मूल अधिकार दे रहे थे तब उनको ये अच्छे से पता था कि इनको जब तक स्पेशली लागू करने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक केवल देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए क्या अपनाया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया कि यदि इन अधिकारों की बात नहीं होती है, यदि इन अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती है तो न्यायालय इसको दिलाने की गारंटी देगा। राज्य के विरुद्ध ये अधिकार मिलते हैं और यदि ये अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलते तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से गारंटी दी जाएगी कि आपको स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, शोषण के विरुद्ध धार्मिक और ये सारे अधिकार आपको मिलके ही रहेंगे। SC/ST सीटों का बंटवारा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। इस बात की गारंटी दी गई कि शुरुआत में 10 वर्ष के लिए ये किया गया था, बाद में स्थिति को देखकर इसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है अभी तक। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC/ST के लिए, और चुनाव में भी SC/ST के लिए व्यवस्था की गई है। इससे ये स्पष्ट था कि ये लोग अपनी स्थिति खुद ही सुधार सकते हैं, इनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति सोच नहीं सकता। जब तक ये सत्ता में शामिल नहीं होंगे अपने लिए नियम कानून नहीं बना सकते। इसीलिए संविधान में इस भावना से SC/ST आरक्षण जोड़ा गया कि ये लोग खुद सत्ता में आएंगे और अपने लिए खुद नियम बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर स्थिति होगी। समाज के लिए, इनके खुद के समाज के लिए इनको सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सोचकर आगे इसको बढ़ा सकते हैं।